हेलो बच्चों, ये लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 2 का प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। जीविका की तैयारी। जीविका की तैयारी से मतलब है कि हमें क्या क्या हमारे अंदर कौशल हमें डेवलप करने पड़ेंगे करियर के लिए, क्या क्या कैसे कैसे तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, तो रोग के समय शारीरिक परिवर्तनों का ज्ञान होना, हमें ये पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसे जब कोई बीमारी है तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को बुखार है तो उसका उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा उसकी ख़त्म हो रही है, प्रोटीन शरीर में से ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो हमें उसके आहार में प्रोटीन और ऊर्जा कैलोरीज की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर ऊर्जा की वैल्यू बढ़ती है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वैल्यू भी बढ़ती है। पोषक तत्व की प्रस्तावित दैनिक मात्रा में परिवर्तनों का ज्ञान होना। डेली का कितना चाहिए होता है एक व्यक्ति को, ICMR के द्वारा, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, तो वो उसकी नॉलेज भी होना आपको ज़रूरी है कि उसमें हमें कितना घटाना या बढ़ाना है। और किसी बीमारी में कौन सा स्पेशल पोषक तत्व की ज़रूरत होती है उसका भी हमें पता होना चाहिए, और किसको हमें कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं होती इसका भी हमें पता होना चाहिए। आवश्यक संशोधन करने का कौशल, कि जो भी ज़रूरी चेंजेस करने हैं, अमेंडमेंट करने हैं योजना में, आहार योजना में, वो स्किल्स होनी चाहिए। कुकिंग मेथड्स, पाक विधियों के बारे में पता होना चाहिए। ट्रेडिशनल और जातीय, जातीय से मतलब है अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग जाति में कैसे कैसे कुकिंग की जाती है। रोगी के साथ हमें अच्छे से बातचीत करना आना चाहिए। हमें कुछ कुछ विभिन्न भाषाओं में किसी फूड को क्या बोलते हैं वो नॉलेज भी होनी चाहिए। आप खुद ही सोचना सीताफल को और क्या क्या कहते हैं। पोषण स्थिति का मूल्यांकन कर पाना, हमको ये भी टैलेंट अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा करियर के लिए कि व्यक्ति की करंट पोषण स्थिति कैसी है। पोषण स्थिति को लेके पीछे आपने एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि खाने पीने निगलने की क्षमता भी हो सकती है और शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा भी हो सकती है। आहार योजना तैयार कर पाना, व्यक्ति के लिए भी पर्सनली और रोगियों के लिए भी, और विशिष्ट रोग परिस्थितियों के अनुसार भी, मतलब स्पेशल कोई बीमारी की कंडीशन है जैसे हार्ट डायबिटीज़ के लोगों के लिए बना दिया, हार्ट पेशेंट्स के लिए बना दिया तो वो कॉमन हो जाता है, और व्यक्तिगत किसी के लिए बनाना है तो वो, ये सब हमारे अंदर स्किल्स हमें डेवलप करनी पड़ती हैं। आहार सलाह देना, बातचीत करना आना चाहिए। सांस्कृतिक वातावरण को अपनाना, कि हर एक फैमिलीज़ में फूड को लेके अलग अलग कल्चर होता है। भोजन निषिद्धता का मतलब होता है फूड टैबूज। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग किसी किसी फूड को अच्छा नहीं समझते हैं कि इसको खाने से ये हो जाता है, कुछ ख़राब चीज़, कोई दुर्घटना हो सकती है, तो उन सब चीज़ों को भी हमें सोचना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना चाहिए, हालांकि ऐसा कोई साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से कुछ सिद्ध नहीं हुआ कि पपीता नहीं खाना चाहिए, नुकसान देता है। ठीक है, आगे हैं क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, वो तो कौशल हो गया कि क्या क्या हमें स्किल्स डेवलप करनी है, क्या क्या कौशल हमें आने चाहिए। नॉलेज हमें पोषण की पूरी होनी चाहिए, फूड साइंस भोजन विज्ञान की होनी चाहिए, भोजन संगठन कि कोई भी खाद्य पदार्थ किस किस चीज़ से बना हुआ है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नैदानिक पोषण और आहार की आजकल प्रचलित परिभाषा, आजकल जो नैदानिक पोषण क्लिनिकल न्यूट्रिशन को लेके जो भी शब्द नए नए शब्द यूज़ होते हैं, नई रिसर्चेस आती रहती हैं, उन सब के बारे में हमें हमेशा अपने ज्ञान को अपडेटेड रखना चाहिए। अलग अलग क्षेत्र जो पोषण से और खाद्य और पोषण से जुड़े हुए हैं, जैसे रसायन केमिस्ट्री, जीव विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस, शरीर विज्ञान फिजियोलॉजिकल साइंस, जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री, इन सब की नॉलेज भी होनी चाहिए, ये भी पढ़ते हैं।
क्योंकि भोजन का सुरक्षा संकटपूर्ण होती है। देखो कई बार ये भी होता है, एक इस चीज़ का भी ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है कि खाना हमेशा सेफ मिले, फूड सेफ्टी को, उसमें कोई मिलावट ना हो, वो ख़राब ना हो गया हो, उसको एक्सपायरी ना हो गई हो। तो इस तरह के नियमों का भी पता होना चाहिए। विशेषकर विभिन्न संस्थानों में जब खाने की पैकेजिंग होती है, सूक्ष्म जैविकी की मतलब माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में नॉलेज, और उनसे कैसे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित किया जा सकता है, खाद्य गुणवत्ता और आश्वासन, खाने की क्वालिटी को लेके अश्योरेंस देना, खाद्य कानूनों और नियमनों, फूड लॉज जो बने हुए हैं कंट्री में, उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। भोजन कैसे तैयार करना किया जाता है, भंडारण स्टोर कैसे किया जाता है, परोसा कैसे जाता है, इन सब विधियों का पता होना चाहिए। पर्सनल लेवल पे भी और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी कि कैसे रख रखाव होता है, खाना बनाने के जो उपकरण होते हैं, भाई हॉस्पिटल्स में तो छोटे छोटे उपकरण नहीं होंगे, बड़े होंगे, तो उनके रख रखाव इन सब की भी नॉलेज होनी चाहिए कि वो सेफली यूज़ हों। भोजन परोसने के प्रबंधन और तैयार किए जाने वाले भोजन की मात्रा का ज्ञान होना, फूड सर्विस से रिलेटेड है कि कितना कितना देना है और कैसे कैसे मैनेज करना है, हिसाब किताब रखना आना चाहिए, अकाउंट्स, कैश बुक लिखनी आनी चाहिए। जो आपके अंडर काम कर रहे होते हैं लोग, पर्सनल बोलते हैं, उनका मैनेजमेंट, उनकी सैलरी, उनको उनकी ट्रेनिंग, इन सब पे की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें किस चीज़ की कमी है। ठीक है, सभी कामों में महत्वपूर्ण पहलू, इन सब के बावजूद भी ये सारे तो काम हैं ही जिनकी नॉलेज और कौशल होने चाहिए, जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पहलू है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। रोगियों को परामर्श देना, उनको सलाह देना। बीमारी से शारीरिक और मानसिक, कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उसके अंदर दो तरह के चेंजेस होते हैं, मानसिक रूप से भी वो स्ट्रेस में होता है, तो बीमारी को लेके चिड़चिड़ाहट और ये सब। तो ऐसे में ना डाइटिशियन का रोल, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट का रोल, आहार विशेषज्ञ का रोल हो जाता है काउंसलिंग करना भी, समझाना, सिखाना प्यार से, किसी के मतलब उसको मनोविज्ञान की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि कैसे को अपनी बात उनको समझानी है कि ये आहार उनके लिए कितना ज़रूरी है। कोई भी रोगी अगर आहार जो शुरू से खाता है उसमें एकदम से चेंज करना पड़े तो वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। महामारी विज्ञान की जानकारी भी होना, डाइटिशियन को, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट को महामारी साइंस जो होती हैं, एपिडेमिक पेंडेमिक साइंस, जो आज के टाइम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लॉकडाउन। देखो कोरोना एक महामारी है, ठीक है, ऐसे में ये कैसे फैलती है इसके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, और उससे संबंधित कैसे खाद्य पदार्थों का यूज़ करके महामारी को रोका जा सकता है। सबसे ज़्यादा बार बार कहा जा रहा है विटामिन सी खाएं, खट्टे पदार्थों में होता है ना, यानी कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। आहार की विकार, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स का ज्ञान होना, कई बार कुछ कुछ पोषक तत्वों से भी हम बीमार हो जाते हैं अगर किसी पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा या कम हो जाती है। ठीक है, व्यापकता के पैटर्न का ज्ञान होना, मतलब कि कोई भी महामारी कैसे फैल रही है, कितने बड़े स्तर पर फैल रही है, उसका ज्ञान होना। रोगियों की संख्या का सर्वेक्षण कर पाना, यानी कि कितने रोगी उससे प्रभावित हो रहे हैं, कितने और आ रहे हैं। रसायन मापदंडों का इस्तेमाल करके, केमिकल इंफॉर्मेशन है, यानी कि किसी भी रोगी की ब्लड की रिपोर्ट्स हैं जो, प्रयोगशाला शोध में कौशल, लेबोरेटरी में भी अपनी स्किल्स दिखा पाना, रोगियों के साथ प्रयोगात्मक रूप तैयार करने का कौशल। अलग अलग आहारों को जब आप रोगी को देते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट ही तो करते हैं कि उसे कौन सा फूड सूट कर रहा है, कौन से पोषक तत्व उसको सूट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब हैं कौशल और ज्ञान जो आपको होना चाहिए। जीविका की के लिए तैयारी, अभी तो जीविका की तैयारी कि आपको उस करियर में घुसने से पहले ये स्किल्स आ जानी चाहिए। अब है उससे पहले पढ़ाई भी तो करोगे, है ना। इस करियर में घुसने से पहले आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या कोर्सेज आप कर सकते हो। एक कोर्स होता है PGDDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन
डाइटेटिक्स मैनेजमेंट, ठीक है। साथ में इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, ट्रेनिंग हॉस्पिटल से किसी 6 महीने की। फिर आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन पंजीकृत आहार विशेषज्ञ के लिए भी एलिजिबल योग्य हो जाते हैं, ठीक है। जो बच्चे बीएससी में 12th के बाद बीएससी में ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जीव विज्ञान है, जैव रसायन है, बायोलॉजिकल साइंसेस, जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स जो पढ़ते हैं वो स्नातकोत्तर डिप्लोमा कर सकते हैं, ऊपर वाला जो पीजीडीडीएम मैंने बताया है, ठीक है, वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बीएससी के बाद आप एमएससी में भी एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए एग्ज़ाम होता है, ठीक है। खाद्य विज्ञान और पोषण में एमएससी कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन। और अगर ये पीजीडीडीएम से ये ज़्यादा बेहतर है, पीजीडीडीएम 1 साल का होता है, एमएससी 2 साल की होती है। ये विशेषज्ञता होती है इस क्षेत्र में, खाद्य विज्ञान और पोषण में पीजीडीडीएम से ज़्यादा इसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं। अगर पीजीडीडीएम वाला और एमएससी वाला नौकरी के लिए जा रहा है तो एमएससी वाले को पहले वरीयता या प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा आगे पढ़ाई कर सकते हैं आरडी पीछे मैंने बताया, रजिस्टर्ड डाइटिशियन पंजीकृत डाइटिशियन के लिए एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं तो आरडी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अलग अलग देशों में डाइटिशियन बनने के लिए अलग अलग कानून है, इंडिया में रजिस्टर्ड डाइटिशियन का है एक रूल, ठीक है। इसके अलावा शिक्षण के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो शिक्षण का क्षेत्र चूज़ करते हैं वो साथ साथ शोध भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, और ऐसे उनको सलाह दी जाती है कि फिर वो पीएचडी करें। और यूजीसी एक संस्था है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो सारी यूनिवर्सिटीज़ का कंट्रोलिंग रखती है। उनका एक एग्ज़ाम होता है नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनईटी, परीक्षा को पास कर सकते हैं, अनिवार्य होता है, और पीएचडी करने की सलाह दी जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया है, ठीक। आगे हम बाद में करेंगे, ठीक है।